हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी 10 कॉमन मिस्टेक्स की जो बच्चे अक्सर करते हैं अपना आइल्स लिसनिंग टेस्ट अटेम्प्ट करते समय। ये वो मिस्टेक्स हैं जो हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी लिसनिंग टेस्ट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैंड अचीव हो सके। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। द फर्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज़ कि बच्चे भूल जाते हैं कि जो ऑडियो उनके लिए प्ले हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार प्ले किया जाएगा, और साथ ही साथ जो सेक्शंस हैं दैट इज सेक्शन 1 to 4 जिनके बेसिस पे 40 क्वेश्चंस टोटल में पूछे जाते हैं वो इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट होते चले जाते हैं। दैट इज़ जो सेक्शन 1, 2 और 3 एंड 4 है उसमें सेक्शन 2 सेक्शन 1 से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, सेक्शन 3 सेक्शन 2 से ज़्यादा एंड सो ऑन। यूजुअली जो सेक्शन 3 है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। उसका कारण ये है कि सेक्शन 3 में काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंसेस के बेसिस पे आंसर्स पूछे जाते हैं। हमें यहाँ पर किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो क्योंकि हमारी ऑडियो सिर्फ एक बार प्ले की जा रही है, हमें पूरे फोकस और अटेंशन के साथ उस ऑडियो को सुनना है। साथ ही साथ हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि हम कीवर्ड्स को पहचान सकें और अपने क्वेश्चंस के फॉर्मेट और कॉन्टेक्स्ट को लेकर ऑलरेडी वेरी फेमिलियर हों। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? जब हम अपने क्वेश्चंस के फॉर्मेट और कॉन्टेक्स्ट को लेकर पहले ही फेमिलियर हैं तो हमें आंसर्स को मार्क करते वक्त टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वी विल बी एबल टू ग्रास्प देम, कॉम्प्रीहेंड देम वेरी क्विकली इन ऑर्डर टू मार्क आवर आंसर्स करेक्टली। इसके बाद आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि क्योंकि आपके क्वेश्चंस के जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट होते जाएंगे व्हेन यू कम टू सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, इसलिए जितनी फोकस और अटेंशन के साथ आप सेक्शन 1 अटेम्प्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा फोकस, अटेंशन और प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए सेक्शन 2, 3 एंड 4 को अटेम्प्ट करने के लिए। इसलिए मेक श्योर कि जैसे जैसे आप सेक्शंस में या क्वेश्चंस में आगे बढ़ रहे हैं आप कंप्लेसेंट नहीं हो रहे और उतने ही फोकस और अटेंशन के साथ अपने आंसर्स को मार्क कर रहे हैं। इसके बाद जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो है आंसर्स को आउट ऑफ स्क्रिप्ट जाके मार्क करना। अब स्क्रिप्ट क्या होता है? फ्रेंड्स, बेसिकली जो आपके लिए ऑडियो प्ले की जाती है उसमें कोई ना कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर एक स्क्रिप्ट को पढ़ रहा होता है। उसी स्क्रिप्ट को आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा जाता है अलग अलग फॉर्मेट्स में, और उसके बेसिस पे आपने अपने आंसर्स को मार्क करना होता है। तो क्या होता है, कई बार हम स्क्रिप्ट को सुन रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं और हमसे कोई भी आंसर या कोई भी क्वेश्चन मिस आउट हो गया या स्किप हो गया, या फिर हमने एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, इस वजह से हम बाकी क्वेश्चंस को मिस आउट कर देते हैं। तो क्या होता है, अपने आंसर्स को मार्क करने के लिए स्टूडेंट्स अक्सर स्क्रिप्ट से बाहर जाके अपने आप से आंसर्स को मार्क कर देते हैं। नाउ ये करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट से बाहर जाके कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं अपने आंसर्स में तो हो सकता है कि आपको उसके मार्क्स ना मिले। तो मेरा यही सजेशन है कि आपके लिए जब स्क्रिप्ट को प्ले किया जा रहा है तो आप पूरे फोकस और अटेंशन के साथ अपने स्क्रिप्ट को सुने, उसको फॉलो करें वर्ड बाय वर्ड और अपने आंसर्स को साथ साथ मार्क करने की कोशिश करें। इसके अलावा जब आपको अपने क्वेश्चंस को रीड करने का टाइम दिया जाता है देन मेक श्योर आप साथ साथ अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें। उससे आपके लिए बहुत आसानी होगी अपने ऑडियो में उन कीवर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना और उसको फॉलो करना और साथ साथ अपने आंसर्स को मार्क करना। इसके बाद बहुत ही कॉमन मिस्टेक है वो है कि बच्चे अक्सर किसी भी क्वेश्चन पे या आंसर पे अटक जाते हैं। अब इससे होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑडियो है वो आपके लिए सिर्फ एक ही बार प्ले की जाएगी,
इससे क्या होगा, जब आपके लिए ऑडियो एक ही बार प्ले की जा रही है और अगर आपने कोई भी आंसर मिस आउट कर दिया तो आप दूसरे वाले पे अटक जाएंगे, या फिर आप जिस आंसर को मिस आउट कर रहे हैं आप उस पे अटक जाएंगे। नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव, और आपको ध्यान रखना है कि आप गेटिंग स्टक वाली मिस्टेक को नहीं कमिट कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि मान लीजिए कि आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 15 जिस पे आप अटक गए क्योंकि आपने अपनी ऑडियो को ध्यान से नहीं सुना और ये आंसर आपका मिस आउट हो गया। उसके बाद 16 भी इस वजह से मिस आउट हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि आप 15 और 16 को मार्क नहीं कर पाए, आप डर जाएंगे, एंग्शियस हो जाएंगे और आप 17, 18, 19 को भी मिस आउट कर देंगे और आपके ये सारा सेट ऑफ क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। तो यू हैव टू अवॉइड दिस मिस्टेक। अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक गए हैं देन मेक श्योर कि आप अपने कीवर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं जो आपने ऑलरेडी अंडरलाइन किए हुए हैं। उन कीवर्ड्स को फॉलो करके आप कोशिश करिए कि आपको अपना आंसर नंबर 16 मिल जाए, ताकि ये साइकिल जो चल पड़ी है गलत आंसर्स को मार्क करने की, बिकॉज यू गॉट स्टक एट वन क्वेश्चन, ये आप अवॉइड कर सकें। सो दिस इज द थर्ड मिस्टेक एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस मिस्टेक को अवॉइड करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मैं अक्सर देखती हूँ कि स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, दैट इज दे डोंट प्रैक्टिस एनी टेस्ट बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा आइल्स लिसनिंग टेस्ट है ना, इसका जो फॉर्मेट है वो काफ़ी ज़्यादा पेक्यूलियर है। पेक्यूलियर इन द सेंस कि वो दूसरे टेस्ट से काफ़ी अलग है। आपने शायद ही अपनी लाइफ में कभी इस तरह का कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑलरेडी एग्ज़ाम को लेकर फेमिलियर हैं, अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल के इन्वायरमेंट को लेकर फेमिलियर हैं, और अपने आप को फेमिलियर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले इनफ प्रैक्टिस टेस्ट्स को प्रैक्टिस करके जाएं। अब प्रैक्टिस टेस्ट्स को प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप अक्सर करते हैं, या फिर दोज मिस्टेक्स दैट यू आर प्रोन टू कमिटिंग, so that after practicing you can learn about these mistakes which you are prone to making and you can actively avoid them. That is why friends, make sure कि आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट्स को अवॉइड नहीं कर रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आपने अपना एग्ज़ाम आज से 1 महीने या 2 महीने बाद भी देना है, देन आई हाईली सजेस्ट यू कि आप आज से ही हर रोज़ एटलीस्ट एक सेक्शन करके हर रोज़ अपने लिसनिंग टेस्ट को प्रैक्टिस करें। सपोज़ आज आप सेक्शन 1 करते हैं जो कि ईजी होता है, उसमें आपको अराउंड 6 to 7 मिनट्स लग सकते हैं, तो आप अगले दिन सेक्शन 2 कर लीजिए और फिर सेक्शन 3 एंड सो ऑन। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट्स पे। इसके बाद फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स करते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपके लिए ऑडियो प्ले की जाती है तो सबसे पहले आता है सेक्शन 1, उसके बाद आता है सेक्शन 2, फिर 3 और फिर 4। अब जो सेक्शन 1 है वो तो इजी होता है, बट सेक्शन 2, 3 और 4 काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। वो बिना प्रैक्टिस के आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते ठीक तरीके से। इसलिए क्या होता है, जब आप 2, 3 और 4 में कहीं अटक जाते हैं तो आप सडनली बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, डर जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आप एक साइकिल शुरू कर देते हैं जिसमें आप साइमल्टेनियसली ऑडियो को सुनने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने आंसर्स को रीड करने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपने आंसर्स को मार्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये नंबर 5th मिस्टेक है और आपको इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। अब इसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपने अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ट्रेन करना है, ताकि जब आप कहीं डर जाएं या कंफ्यूज हो जाएं तो आप इमीडिएटली अपनी ट्रेनिंग की वजह से वापस से फोकस और अटेंशन में आ सकें ऑडियो को सुनने के लिए।
इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने सारे क्वेश्चंस को प्री रीड करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपको क्वेश्चंस को रीड करने का टाइम दिया जाता है तो उसमें आपने F+C फॉर्मूला को यूज़ करना है। मतलब आपने फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना है और आपने कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है। फॉर्मेट और कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने से आपकी क्वेश्चन को लेके फेमिलियरिटी इंक्रीज हो जाएगी और आप और प्रोफिशिएंसी के साथ अपने आंसर्स को मार्क कर पाएंगे। जब आप डर जाते हैं और लिसनिंग, रीडिंग और मार्किंग को एक साथ करने लगते हैं, तो उस टाइम पीरियड में अगर आपने अपने क्वेश्चंस को ऑलरेडी रीड किया हुआ है तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस साइकिल को ब्रेक करना और अपने क्वेश्चंस को ठीक तरीके से मार्क करना। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि वी आर नॉट रॉबोट्स। हम सारी चीज़ों को एक साथ नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई आपको अपने लिसनिंग टेस्ट को पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एक पार्ट जब आपको ऑडियो में क्वेश्चंस को रीड करने का टाइम मिल रहा है, उसी टाइम पीरियड में आपने अपने कीवर्ड्स को मार्क करना है। उसी वक्त उसके साथ साथ जब आपको लिसनिंग का टाइम दिया जा रहा है तो आपने अपने कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है ताकि आप ऑडियो और स्क्रिप्ट को एक साथ फॉलो कर सकें। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि आप अपने आंसर्स को ठीक तरीके से मार्क कर रहे हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। इसलिए फ्रेंड्स, आई ऑलवेज टेल यू कि पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप अपने ऑडियो को सुनिए और एक सेकेंड के लिए भी अपने फोकस और अटेंशन को हिंडर मत होने दीजिए। यू हैव टू पे फोकस एंड अटेंशन फॉर द ऑल 30 मिनट्स जब आपके लिए ऑडियो प्ले की जा रही है, तभी आप एक अच्छा बैंड ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं and it's a very common mistake. That is why I have included this in this series, and that is wrongly transferring your answers to the answer sheet. Now इसमें होता क्या है? So basically friends, जब आपके लिए पेपर आइल्स कंडक्ट किया जाता है तो उसमें आपको अलग से टाइम मिलता है अपने आंसर्स को एक आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने का। अब होता क्या है, जो आंसर शीट होती है ना, उसमें 1 से लेके 40 तक ब्लैंक्स बने होते हैं। ऐसे ऐसे करके 40 क्वेश्चन तक ब्लैंक होता है और ऐसे आपको ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं। अब इस आंसर शीट को फिल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। वो इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही दी जाती हैं। दूसरी बात, जो आप आंसर्स मार्क करते हैं, सपोज आपका आंसर 1 था स्टॉप, आंसर 2 था टाइम, आंसर 3 था 3 to 4 PM और आंसर 4 एक कोड था जिसमें आपने कोड भरा B, उसके बाद कोड आया C, फिर आया D, फिर आया E। अब ऐसे करके सारे आंसर्स अलग अलग फॉर्मेट्स में होते हैं। इट इज़ वेरी ईजी टू गेट कन्फ्यूज्ड वाइल ट्रांसफरिंग योर आंसर्स, क्योंकि उस टाइम पे हम थोड़े से एंक्शियस हो जाते हैं या फिर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर 30 मिनट्स की अटेंशन पे करने के बाद हमारा माइंड थोड़ा सा थक भी जाता है। इसलिए आपको इस पोर्शन पे जब आपको आंसर्स को ट्रांसफ़र करने का टाइम मिलता है, आपने बहुत ही शिद्दत और ध्यान के साथ अपने आंसर्स को ट्रांसफ़र करना है। आपने ध्यान रखना है कि जिस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और आंसर्स पूछे गए थे, आप उसी फॉर्मेट में अपने आंसर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अब तक तो समझ ही गए होंगे, दैट इज़ यूजिंग योर टाइम वेरी वाइजली। नाउ इससे मेरा क्या मतलब है? सो बेसिकली फ्रेंड्स, आपके लिए जो ऑडियो प्ले की जाती है वो अराउंड 26 to 30 मिनट्स की होती है। इसी टाइम पीरियड में आपको टाइम मिलता है अपने क्वेश्चंस को रीड करने का, साथ ही साथ अपने आंसर्स को मार्क करने का और साथ ही साथ अपने आंसर्स को रिव्यू करने का। नाउ ये तीनों ही टाइम पीरियड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं।
यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने क्वेश्चन रीडिंग टाइम को, जो हार्डली 2 to 3 मिनट्स का होता है, ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, यूजली इट लास्ट फॉर 30 सेकेंड्स टू 3 मिनट्स। नाउ इस टाइम पीरियड को आपने बहुत ध्यान से यूज़ करना है। इस टाइम पीरियड में आपने फिगर आउट करना है कि आपके क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है और उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ताकि आप टाइम रहते गेस वर्क भी कर सकें। When you use your time, you have to make sure that you are reading the questions, you are marking them correctly, and then you are also reviewing them correctly. अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आपके आंसर्स को मार्क करने की प्रोफिशिएंसी तो इंक्रीज होती ही है, साथ ही साथ ये भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको एक अच्छा बैंड मिलेगा। सो मेक श्योर दैट यू यूज़ योर टाइम वेरी वाइजली। नाउ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसका आपने ध्यान रखना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी स्पेलिंग्स को ठीक से लिख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपका आंसर है जिसमें स्पेलिंग है, जिसमें आपको मार्क करना है ऑर्गेनाइज़र। नाउ अगर आपने ऑर्गेनाइज़र की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या आपने अब इसकी स्पेलिंग को गलत लिख दिया, तो हालांकि आपने वर्ड को तो ठीक से रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स फॉर दिस। सो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप जो भी ऑडियो में सुन रहे हैं और वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनकी स्पेलिंग्स को भी ठीक से मार्क करते हैं। हमारी ही वीडियोस में आपको मिलेगी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की स्पेलिंग्स एक्सप्लेन करी हैं और बताया है कि किस वर्ड की क्या सही स्पेलिंग होती है। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियो को देख लें। स्पेलिंग के साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि जहाँ पर आपको 1 वर्ड आंसर लिखने के लिए बोला गया है या फिर 2 वर्ड आंसर लिखने के लिए बोला गया है, वहाँ पर आपके वर्ड्स एक सेंटेंस में प्रॉपरली फिट हो रहे हैं। इससे मेरा क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने वर्ड लिखा ऑर्गेनाइज़र, तो ये जो वर्ड है ऑर्गेनाइज़र, ये आपका आंसर है और ये एक सेंटेंस का पार्ट है। ये जो सेंटेंस का पार्ट है, इस आंसर को मार्क करने के बाद दैट होल सेंटेंस शुड मेक सम सेंस। सेंस से मेरा मतलब है दैट व्हेन यू स्पीक इट आउट इन इंग्लिश, इट शुड मेक सम सेंस, इट शुड नॉट बी अ सेंसलेस सेंटेंस। इफ़ यू मेक श्योर कि आपके आंसर्स के बाद पूरे सेंटेंस की कुछ सेंस बन रही है, मतलब बन रहा है, तभी यू कैन बी श्योर कि आपका आंसर करेक्ट है। सो वाइल यू आर मार्किंग योर आंसर्स, मेक श्योर कि सबसे पहले तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, दूसरा द आंसर इज फिटिंग इनटू द होल सेंटेंस प्रॉपरली। इसके बाद फ्रेंड्स, जो 9th पॉइंट है जिसका आपने हमेशा ध्यान रखना है, वो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं दोबारा बता रही हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको मैच द फॉलोइंग्स में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। इसमें मिस्टेक्स कमिट करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। उसका कारण क्या है? मान लीजिए आपको मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन सेट आया जिसमें आपको 5 कोड्स दिए होते हैं ABCDE करके। हर कोड के आगे एक सेंटेंस लिखा होता है जो काफ़ी लंबा होता है और इस सेंटेंस को पढ़ने में ही काफ़ी टाइम गुजर जाता है। सो उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बाद ऑडियो में उसकी सेंस मेक आउट करना और उसके बाद उससे रिलेटेड आंसर को भी मार्क करना, ये तीनों चीज़ें एक साथ करना मुश्किल होता है। सो मेक श्योर कि जब आपको क्वेश्चंस को रीड करने का टाइम दिया जा रहा है, उसी टाइम पीरियड में आप अपने कोड्स को भी ठीक से पढ़ लें, अंडरस्टैंड कर लें। हो सके तो आप उनको मेमोराइज कर लें। अगर आप उनको मेमोराइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कीवर्ड्स को तो ज़रूर मार्क कर दें, ताकि जब आपके लिए ऑडियो प्ले किया जाता है तो आप इन कीवर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकें और समझ सकें कि ये कोड अगेंस्ट विच क्वेश्चन नंबर मार्क करना है। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं, एंड दैट इज नॉट प्रैक्टिसिंग द मैप्स एंड द डायरेक्शन क्वेश्चंस प्रॉपरली।
फ्रेंड्स, जो मैप्स और डायरेक्शन क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। उसमें स्क्रिप्ट को फॉलो करके अपने आंसर्स को मार्क करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो मेक श्योर कि आपने अपने मैप्स के और डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है। इसके लिए हमने आपके लिए एक अलग वीडियो बनाया है, सो मेक श्योर दैट you visit that video. Now I will see you in the next video. Till then, stay tuned to our channel and make sure that you watch all our videos on IELTS.